हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। आप अभी की वीडियो में मैं आपको इसकी सारी थ्योरी कवर कराने वाला हूँ। फिर इसके बाद जो आपकी सेकंड वीडियो आएगी उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और रात की वीडियो में हम कर लेंगे अपना डिफरेंशियल चैप्टर कंप्लीट। तो आज मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि हमारी सेकंड बुक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से सुनते हुए चलो, समझते हुए चलो। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको मेरे साथ साथ करते चलो। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, बोर्ड का जो अभी आपका 26 मार्च का एग्जाम है। तो चलिए, समय की बहुत कमी है और समय ज़्यादा ना खराब करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर मैं टोटली जो बातें बताने वाला हूँ आपको कंपनी के शेयर से रिलेटेड बताने वाला हूँ, जो कि ट्रेडिंग वगैरह में आपने देखे भी होंगे। ठीक है, अब पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ को देख लेते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि जो शेयर मार्केट में इशू होते हैं वो कंपनी के ही होते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है, दोनों एक नहीं है। अगर हम कुछ भी ट्रीट करेंगे तो कंपनी के मालिक को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और कंपनी को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ, ये इन द आई ऑफ लॉ, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए मैंने बोला है दोनों अलग अलग हैं। सेकंड, इट has share capital divided into share the owner of which are known as member or shareholder। अभी क्या होता है कि जब ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसके अंदर वो अपनी शेयर कैपिटल तो एक साथ, मतलब कोई भी बंदा इतना कैपेबल नहीं होगा, और होगा भी तो क्यों लगाएगा मार्केट के अंदर इतना सारा पैसा कि वो अपनी पूरी कंपनी के अंदर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ रुपए लगा दे। तो इसीलिए कंपनी के अंदर कंपनी की शेयर कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए कुछ शेयर्स इशू करे जाते हैं, जिससे कि कंपनी की शेयर कैपिटल हो और उससे उस कंपनी को फॉर्म किया जा सके। तो जो लोग वो शेयर्स परचेज करते हैं उन्हें हम या तो कंपनी का मालिक, एक छोटे से हिस्से का मालिक, या फिर शेयर होल्डर भी कह देते हैं। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर हैज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंपनी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था, जो हमारा लास्ट चैप्टर था। कभी भी किसी पार्टनर की डेथ से कंपनी की लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बोला, एक कंपनी बनाने के लिए कंपनी के अंदर जो पैसा लगेगा उसे शेयर्स की फॉर्म में बाहर मार्केट से इशू करके पब्लिक से कलेक्ट करा जाएगा। अब न जाने ये कितने शेयर और कितने लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक जिसके पास शेयर है उसके पास होगा, और अगर उसका मालिकाना हक है और वो कल को मर भी जाए तो कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट आया था। नेक्स्ट, काइंड ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी दो टाइप्स की होती हैं, आपको पता ही है। पहली पब्लिक कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ कॉमन है और क्या अलग है। तो पहला, मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी बनाने के लिए होनी चाहिए कम से कम 5 लाख। वहीं पर अगर आप बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की तो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वहाँ पर 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर ट्रांसफर आराम से करे जा सकते हैं। जो भी शेयर्स हैं उनको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसके अंदर 7 हो सकते हैं, कम से कम 7 हमें रखने हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है भैया। जिसने शेयर खरीद लिया वही कंपनी का क्या हो गया, मेंबर। नेक्स्ट, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई राइट्स नहीं होता हमें शेयर्स ट्रांसफ़र करने का बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत। नेक्स्ट, इसके अंदर आता है शेयर्स कैन बी ऑफर टू पब्लिक। यहाँ पर इजीली पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं। जो भी ये मान लो कंपनी है, इसके ये शेयर्स हैं, ये हम पब्लिक को इजीली ऑफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अच्छा यहाँ पर मेंबर की बात आई तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, कम से कम 2, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग इज प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज, उन सबको हटाकर। अच्छा, बात करेंगे शेयर इज नॉट ऑफर टू पब्लिक। इस सिचुएशन में हम शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOAR नेसेसरी यहाँ पर ज़रूरी होता है। प्रोस्पेक्टस नीड टू बी इशूड, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर यहाँ पर देखे जाते हैं, और यहाँ पर 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए।
प्रोस्पेक्टस यहाँ भी ज़रूरी है और यहाँ भी ज़रूरी है। यानी कि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कंपनी की एक ऐसी प्रोफाइल, ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर कंपनी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी बातें। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन कौन करता है, प्रोमोटर्स। अब ये प्रोमोटर्स हैं कौन, पहले ये बता देता हूँ भैया। जिस टाइम कोई व्यक्ति है, मान लो इसके दिमाग में कोई आइडिया आया, इसके दिमाग में कोई आइडिया आया कि अगर मैं ऐसा करूँगा, इस नाम से ऐसी कोई कंपनी बनाऊंगा तो ये मार्केट में चलेगी। अब कंपनीज की नहीं है, प्रमोटर है। आइडिया सबसे पहले इसके दिमाग में आया, यानी कि बिल्ड जो आइडिया करा इसने करा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो मार्केट से इसने फंड कलेक्ट करा। जब पब्लिक ने इसको फंड दिया, मतलब हालांकि जिन्होंने फंड दिया वो इस कंपनी के मालिक है एक्चुअल में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका भी लगा होगा। तो आइडिया प्लस जो भी इसने फंड दिया, तो मतलब एक तरीके से बेस बिल्डिंग इसने बनाई है। बेस बिल्डिंग इसने बनाई है। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी का आइडिया सबसे पहले देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। और कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स ऑफ बिजनेस, ये सारी की सारी डिटेल्स पहले से पहले ही एक उसमें रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, कब स्टार्ट करा, कैसे करा। नेक्स्ट आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस पे करने में या कोई भी एज अ लीगल एक्सपेंसेस पे करने में होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, अक्सर पूछते हैं सर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में जो भी फ़ी गई है और जो भी उसके लीगल एक्शंस जो भी लिए गए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, उसको देने में, इन्हें हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट इज़ दैट नंबर ऑफ शेयर ऑन विच अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इज सफिशिएंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टर 90%। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो कंपनी बनाने के लिए, मान लो इसने आइडिया सोचा, इसने सोचा कि मैं एक कंपनी बनाकर खड़ी करूंगा, ठीक है। अब इस बंदे का मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, मान लो ये हमारे टाटा सर है, इनका मार्केट में नाम बहुत बढ़िया है। इन्होंने कोई एक नया ऐसा आइडिया इनके दिमाग में आया, इन्होंने सोचा मैं एक कंपनी बनाता हूँ। अब इनके पास पैसा नहीं है बस, ठीक है, इन टाटा जी के पास पैसा नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत है मार्केट में, यानी कि इनकी एक अपनी गुडविल है। अब इस बंदे को इसके नाम पर आराम से मार्केट से पैसा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, काफ़ी इनकी कंपनियां रह चुकी हैं, इन्होंने जिस कंपनी के अंदर हाथ डाला वही इन्होंने प्रॉफिट में चलाई है। तो पब्लिक को भरोसा होगा कि भाई इस बंदे के अगर दिमाग में कोई आइडिया है और उसे एग्जीक्यूट करा जाए और उसे कंपनी बनाकर खड़ी करी जाए तो कंपनी 110% फायदा करेगी, यानी कि वो प्रॉफिट में रहेगी। तो अगर इनके दिमाग में कोई आइडिया है, प्रमोटर हो गए और इन्होंने मार्केट में शेयर्स इश्यू करे, पब्लिक ने उन शेयर्स को परचेज करा, बदले में कंपनी को पैसा दिया, खूब सारा पैसा दिया, ठीक है। तो ये जो शेयर्स हैं अगर मिनिमम 90% हुए, ठीक है, पब्लिक ने परचेज करे, तो ही ये शेयर से कैपिटल बटोर सकते हैं मार्केट से। अगर 89% भी रह गए तो ये शेयर इशू नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये एज आ जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से कह रहा हूं। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% का होना चाहिए। हालांकि ऐसा करवा देते हैं कंपनी वाले, कुछ ऐसे अपने लोग खड़े कर देते हैं जो बचे हुए शेयर होते हैं। मान लो 80% पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, बाकी के बचे हुए 10% शेयर अपने ही लोगों से खरीदवा देते हैं, लेकिन उसका उनको परचेज करने के लिए कुछ अमाउंट वगैरह पे करा जाता है, उनकी फीस होती है, वो सब हम आगे देखेंगे। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जो कि मैंने बताया शेयर्स, जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वो यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, जिसे कंपनी शेयर्स में डिवाइड कर देती है। मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कंपनी बनाने के लिए चाहिए, कंपनी को खड़ी करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। कंपनी ने सोचा अब 1 लाख रुपए कोई हमें ऐसे तो देगा नहीं, तो क्यों ना हम शेयर्स की फॉर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर और ऐसे 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिया। अब 10 रुपए किसी के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी पब्लिक ने मिलकर उन शेयर्स को परचेज करा। 10,000 लोगों ने या 5 ने, 10 ने, 20 ने, जितने भी लोगों ने परचेज करा, इन 10,000 शेयर को परचेज कर लिया, कंपनी के खाते में 1 लाख रुपए आ गए। तो यही शेयर कैपिटल के बारे में बताया गया है कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ शेयर। बच्चों 2 प्रकार के शेयर होते हैं।
पहला शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा शेयर होता है इक्विटी शेयर। दोनों की अलग अलग कहानी है और हैं दोनों शेयर ही। तो पहले हम बात करेंगे सारे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। फिक्स अमाउंट इसमें पे करा जाता है शेयर होल्डर को। देखो भैया, अगर कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करा, ये शेयर इशू करा और ये व्यक्ति है, इसने कहा मुझे तो प्रेफरेंस शेयर चाहिए, तो ये कंपनी का प्रेफरेंस शेयर था, कंपनी ने इसको दे दिया। अब कंपनी फायदे में जाए, कंपनी घाटे में जाए, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट हो, इसका एक फिक्स अमाउंट इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो खरीदते हैं प्रेफरेंस शेयर, और जो दिलदार होते हैं इक्विटी शेयर परचेज करते हैं। इसके अंदर क्या है, कंपनी को घाटा होगा तो घाटा उन्हें भी होगा, कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा तो बहुत ज्यादा फायदा उन इक्विटी शेयर होल्डर को भी होगा जिन्होंने इक्विटी शेयर परचेज करे। समझ पा रहे होगे आप मेरी बात? ऐसा मैं सोचकर चल रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर में पहली कैटेगरी आती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इन शेयर्स के अंदर पूरा राइट होता है जो डिविडेंड एरियर हुआ है उसको रिसीव करने का। अभी डिविडेंड क्या चीज़ है, तो सर मैं इस डिविडेंड के बारे में बताता हूँ। कंपनी काम कर रही है, बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो तो बढ़ी रही है घटी रही है, वो बातें का अलग है, कंपनी के शेयर, लेकिन इन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं, इन लोगों ने इन शेयर्स को परचेज कर रखा है, ये बात एक अलग है कि इसकी फेस वैल्यू बढ़े घटे। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करती है, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के नाम से शेयर होल्डर को दे देती है, तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब किसी महीने में या किसी साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कम प्रॉफिट हुआ, तो हो सकता है कंपनी ने इसको डिविडेंड ना दिया हो। लेकिन अगर इसके पास कौन सी कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो जिस साल में इसको डिविडेंड नहीं मिला था और अगले साल अगर इसे नेक्स्ट ईयर अगर इसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, तो इस साल का भी और नेक्स्ट ईयर का भी उसको डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता। जिस साल रह गया डिविडेंड देना उस साल रह गया, आगे का कोई मतलब नहीं है। जिस ईयर में प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, कंपनी डिविडेंड देगी तो सिर्फ उसी ईयर का देगी जिस ईयर में प्रॉफिट हुआ है, पीछे का कुछ नहीं देखने वाली। तो ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कहानी होती है। विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, सर पार्टिसिपेटिंग इन प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइडेड दैट आफ्टर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल ऑल्सो हैव राइट्स टू पार्टिसिपेट इन रिमेनिंग प्रॉफिट। जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें होता ही है कि कंपनी को मान लो क्या हुआ है, सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ये है शेयर होल्डर, शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे शेयर होल्डर है। ठीक है, अभी क्या है, पहले लाइन में खड़े होंगे इक्विटी वाले, तो डिविडेंड पहले इक्विटी वालों को दिया जाएगा, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। और ये भी कौन से वाले, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले। ठीक है, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उनको अगर प्रॉफिट बच भी गया ना, अगर यहाँ पर प्रॉफिट बच भी गया तो इनको नहीं दिया जाएगा, अगर ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लेकर बैठे। आई होप दोनों बातें मेरी समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस और टू कन्वर्टेबिलिटी। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स में बाद में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं उनको हम बाद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बातें इनको ध्यान में रखना। विद रेफरेंस टू रिडम्पशन, तो कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको कंपनी एक समय के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या कर लेती है, रिडीम कर लेती है। रिडीम का मतलब होता है वापस ले लेती है और उनका पैसा पब्लिक का वापस लौटा देती है। लेकिन जो हमारे कौन से होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उनके अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों, उनके अंदर सीधी सी बात है, कंपनी जब बंद होगी तब अपने शेयर वापस ले लेगी और तुम्हारा पैसा दे देगी। अब कंपनी 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है बात इक्विटी शेयर की। सर इक्विटी शेयर, अभी मैंने क्या कहा, जो दिलेर किस्म के लोग होते हैं ना वो इनको खरीदते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी कंपनी के तो क्या होगा, इनको उसी हिसाब से फायदा मिलेगा, जिस हिसाब से नीचे आएगी उन्हें उसी हिसाब से घाटा भी मिलेगा, लॉस भी इसी तरीके से बियर करते हैं और प्रॉफिट भी।
यानी कि लॉस भी अनलिमिटेड, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड। मोस्ट कॉमनली यूज इशूड क्लासेस ऑफ शेयर्स विच कैरीज द रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसमें रिस्क भी अच्छा है और रिवॉर्ड भी बड़ा मस्त दिया जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ बीइंग लूजिंग पार्टनर ऑल द वैल्यू ऑफ शेयर्स, रिवॉर्ड टू टेक अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इनको डिविडेंड मिलता है, जैसे कि अभी मैंने पीछे भी बताया, जो शेयर्स बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं घट रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा अगर कंपनी के खाते में अच्छा प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो वो इनके साथ साझेदारी करती है, वो अपना प्रॉफिट इनके साथ बांटती है इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर है मेरा पॉइंट? नेक्स्ट, शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज फॉलो। शेयर कैपिटल को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला आता है बच्चों ऑथराइज कैपिटल। ये एक ऐसी कैपिटल है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही लिख दी जाती है कि तुम्हारी ऑथराइज्ड कैपिटल ही है। यानी कि तुम अगर कोई कंपनी खोल रहे हो तो वहां पर एक बनेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें सारी डिटेल होगी, ये कंपनी इस दिन को शुरू हुई, इसके अंदर इतने पार्टनर हैं, इतने डायरेक्टर हैं, ये वो करके, और इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है मार्केट से शेयर के थ्रू पैसा कलेक्ट करने की, वो मान लो 1 करोड़ है, 1 करोड़। अब इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा मार्केट से कलेक्ट नहीं कर सकती, इससे कम कर सकती है, इतने कर सकती है। नेक्स्ट आती है बच्चों ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये एक ही है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ये एक ही है। इसमें आते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस। अब ये जो ऑथराइज्ड है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, हम किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं? या तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं या प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करके कलेक्ट करते हैं। इशूड शेयर कैपिटल, ये सर वो होती है, मान लो 1 करोड़ रुपए की आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन आपको जरूरत है 50 लाख रुपए की, तो आपने मार्केट में 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए, तो उसे हम कह सकते हैं यहां पर इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो होती है सर जितने शेयर आपके पब्लिक ने परचेज करे। यानी कि मान लो 50 लाख रुपए के शेयर आपने इशू करे, हो सकता है 48 लाख रुपए के शेयर पब्लिक ने परचेज करे हो, तो यानी कि वो सब्सक्रिप्शन मनी आपके पास आ गया, पब्लिक ने इतने के परचेज कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉल्ड अप। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड अप। तो यहां पर होता क्या, द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू वर्ड शेयर कैपिटल। तो होता ही है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर, कंपनी ने बोला कि चलो जी पूरे 10 रुपए ले आओ, पब्लिक ने पूरे 10 रुपए पे कर दिए, तो जितने कंपनी ने मांगे वो कंपनी को मिले। अब तुम सोचोगे कि सर 10 रुपए की शेयर वैल्यू और कंपनी किसी से बोलेगी लाओ 10 रुपए लेकर आओ, तो ऑब्वियसली देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कहानी और निकल कर आती है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी 10 रुपए को भी 2-3 हिस्सों में बांट देती है। मान लो 5, 3, 2, इसमें कंपनी ने बांट दिया कि मैं 1 शेयर के पैसे 3 बारी में मंगाऊंगी, तो तुम्हें लेकर आने हैं। तो कंपनी ने 5 मंगाए पहले, तो वो भी हमारे कॉल्ड अप। 3 मंगाए, सर ये भी कॉल्ड अप। और अगर 2 नहीं मंगाए, किसी वजह से इसका एरियर हो गया और कंपनी ने इससे ये मांगे ही नहीं, अब तुम कहोगे सर एरियर क्या है, तो वो सारी कहानी आ गई कि बस ये मान लो कि 3 रुपए इसने नहीं दिए, एरियर का मतलब इसने नहीं दिए, कंपनी ने मांगे इसने नहीं दिए, ठीक है। तो वो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा अनकॉल्ड, ये हो गया कॉल्ड। मांगे 5 और 3, ठीक है, जिसमें से 5 मिले 3 नहीं मिले, और 2 रुपए तो अनकॉल्ड ही है, उनको तो कंपनी ने मांगा ही नहीं। तो कॉल्ड अप वैल्यू वो होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप मान लो, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है, बोलती है से लेकर आ जाओ, वो कॉल्ड अप वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेड अप, जितने शेयर होल्डर कंपनी को पे करता है। अब यहां पर ये चीज आपको समझ आएगी, पे कितने करे थे उसने, ये पे करे थे ना 5, क्या ये पे करे सर, यहां तो एरियर हो गया, यानी कि उसने दिया ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई। कॉल्ड अप अगर कोई पूछेगा तो सर इसमें 8 रुपए कॉल्ड अप है, पेड अप पूछेगा कोई तो सर इसमें 5 रुपए पेड अप है, और अगर अनकॉल्ड पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सर 2 रुपए अनकॉल्ड है, कंपनी ने 2 रुपए तो मांगी। मेरी बात अच्छे तरीके से आपके समझ आ गई होगी। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो कमेंट में डालो, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पेड अप भी समझ लिया सर। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये भी एक तरीके की सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, जो कंपनी नहीं मंगाती है अपने शेयर होल्डर से और इसको बचा छोड़ देती है, एज अ रिजर्व छोड़ देती है कंपनी के वाइंड अप टाइम के लिए। नेक्स्ट आती है कैपिटल रिजर्व, एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट रेडली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। जो कंपनी मार्केट से मतलब प्रॉफिट अच्छा बना रही है, उसको एक खाते के अंदर डाल देती है और वो उस पैसे को वो कभी भी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का। जैसे कि प्रीमियम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा
पैसा आता है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करती है कंपनी, तो वो कंपनी के लिए एक तरीके का प्रॉफिट है, ठीक है। डिबेंचर से कर लिया उसने तो वो भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन इशू री इशू ऑफ शेयर, तो कंपनी ने क्या करा है, री इशू करे। अब ये री इशू क्या है सर, मैं इसको भी समझा देता हूँ। री इशू का मतलब होता है कंपनी ने पहले कोई एक शेयर मार्केट में इशू करा, ठीक है, इसकी पूरी कीमत ना आने पर, उसकी पूरी पेमेंट ना आने पर कंपनी ने इसको क्या कर लिया, छीन लिया। छीनने को कहते हैं फोरफीट। कंपनी ने क्या कर लिया, छीन लिया। अब कंपनी ने छीन लिया तो भैया कंपनी के पास पड़ा रहेगा, इससे तो बेहतर है कंपनी इसको वापस से मार्केट में री इशू कर दे और वो करेगी बाहर पब्लिक से अमाउंट कलेक्ट। अब मान लो ये शेयर था, एक शेयर 10 रुपए का, इसमें से पहले पब्लिक ने जो दिए थे, जिसके पास भी ये शेयर था उसने हो सकता है 5 रुपए दिए थे, 5 रुपए नहीं दिया, उसका एरियर हो गया, ठीक है। तो कंपनी के खाते में पहले कहां से आ गए, 5 रुपए आ गए, ठीक है। अब इसी शेयर को कंपनी ने हो सकता है कि 15 रुपए में दोबारा से री इशू कर दिया हो, ठीक है। तो फायदा क्या क्या हुआ कंपनी को, 5 रुपए तो यहां से उसके पास आ गए और 5 रुपए ये एक्स्ट्रा उसने देखो यहां से कलेक्ट कर लिए, तो यही तो कंपनी के फायदे हैं और क्या है, ठीक है। उसी शेयर से दो बार कंपनी ने पैसा कमा लिया। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर इशू करती है कैश में। द कंपनी रिसीव कैश अगेंस्ट इट्स शेयर, शेयर में बी इशूड एट पार एट फेस वैल्यू प्रीमियम अबव द फेस वैल्यू और, ठीक है। कैश में भी पेबल इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो सिंपल सी चीज है, कंपनी शेयर जो भी शेयर है, मान लो एक शेयर उसका एक शेयर उसका 10 रुपए का, एक शेयर उसका 10 रुपए का। अब ये मार्केट में जो है इसको इशू कर सकती है पार पे। पार का मतलब क्या होता है भाई, जितने का शेयर है ना कंपनी उतने में ही इशू कर रही है, उतने में ही पब्लिक को दे रही है। 10 रुपए की चीज 10 में ही दे रही है, यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 में बिक रहा है, तो उसे हम कहते हैं पार। अब पार की सिचुएशन में भी दो चीजें आती हैं, या तो कंपनी उसे लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में, दोनों में से किसी भी तरीके से री इशू कर सकती है, इशू कर सकती है। तो पार की सिचुएशन में मान लो ये 10 रुपए का शेयर है। अगर मैं बात करूं सर लमसम की, तो लमसम में क्या होता है, लमसम में क्या होता है, जो शेयर है उसकी सारी की सारी फेस वैल्यू, इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, एक साथ मंगा ली जाती है, लेकर आ जाओ भाई, लेकर आ जाओ, पूरा का पूरा अमाउंट दे दो। और कभी कभी कंपनी क्या करती है, इस 10 रुपए को इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। कंपनी कहेगी भाई 5 पहले लिया ना, 3 बाद में और 2 उसके बाद में, ठीक है। इस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा सकती है। अभी सिर्फ मैं बात करूंगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ लमसम की, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो लमसम की सिचुएशन में अगर आपसे कोई जर्नल एंट्री पूछ ले कि सर जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए पैसा आने की, जो मतलब कंपनी ने इशू करा है, तो सिंपल सी चीज है, कंपनी जैसी इशू करेगी मार्केट के अंदर तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और जो भी अमाउंट है मान लो 10 रुपए तो यहां डाल दिया। अब कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी इनको अलॉट कर देगी। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हो गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो ये 10 और ये 10, ठीक है जी। ये होती है हमारी कंपनी के लमसम के केस में जो शेयर इशू करे जाते हैं उनकी एंट्री। एक ही एंट्री होती है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती, आगे ना पीछे कुछ नहीं है, यही एंट्री होती है। बात अलग हो जाएगी अगर प्रीमियम की बात आ जाए, तो प्रीमियम क्या होता है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। सर प्रीमियम क्या है, अभी मैंने सिर्फ आपको पार बताया ना, जितने की चीज उतने में, तो वहां पर ध्यान रखना बस एंट्री ये होगी। यहां पर भी साइड में लिखी हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन लिखकर दिखा रखा है ना, तो आप एप्लीकेशन लिखोगे, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट जरूर ऐड कर देना अगर लमसम का केस है, ऐसे ही नीचे कर देना। क्लियर है मेरा पॉइंट, आगे चलते हैं। सर अब इंस्टॉलमेंट, हाँ इंस्टॉलमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा अगर कंपनी अपना एक शेयर अगर 10 रुपए का है, मान लो 10 रुपए का शेयर है, उसे इंस्टॉलमेंट में इशू करती है मार्केट के अंदर, और कंपनी मंगाती है पहले 5 फिर 3 फिर 2, तो पूरे हो गए 10 रुपए। तो इन इंस्टॉलमेंट को कंपनी नाम देती है क्या सर, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है सर फर्स्ट कॉल। अगर इसके अलावा भी कोई इंस्टॉलमेंट होती है, मान लो XYZ कोई भी अमाउंट है यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं सेकंड और फाइनल
कॉल। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो जब कंपनी ने इकट्ठा पैसा मंगाया उसकी एंट्री मैंने आपको बताई। जब कंपनी इस तरीके से टुकड़ों में पैसा मंगाएगी उसकी भी अलग अलग एंट्रीज होंगी। तो वो एंट्रीज क्या है सर? अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की तो उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो ये पहली वाली कॉल की एंट्री, ये पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री जहां 5 रुपए मंगाया कंपनी ने। क्लियर है? ऐसे ही अब बात करेंगे सर सेकंड वाली अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के टाइम पर जब कंपनी ड्यू दिखाएगी वो कहेगी सर अलॉटमेंट का पैसा लेकर आओ। पब्लिक से बोलिए अलॉटमेंट का पैसा लेकर आओ। कितने रुपए लेकर आओ? 3 रुपए। पब्लिक पैसा लेकर आएगी। कंपनी ने मांगा, पब्लिक ने पैसा दिया, किसका? अलॉटमेंट की, यानी कि जो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर आ गए कंपनी के पास 3 रुपए। इसकी ये वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड कॉल है, कौन सी? फर्स्ट, यानी कि मतलब फर्स्ट कॉल है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो उसके लिए फिर कंपनी कहेगी पब्लिक से पैसा लेकर आओ फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पब्लिक जैसी कंपनी ने बोला लेकर आओ तो पब्लिक लेकर आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो ये थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी। तो इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट के केस में एंट्री करनी होती है। लमसम में एक एंट्री, इंस्टॉलमेंट में जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनाई है उनकी सबकी एंट्री अलग अलग। सिंपल है, बस पहली एंट्री का याद कर लोगे ना तो उसी की अपोजिट सारी है, उसी की अपोजिट सारी है। सिंपल है, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी क्या है, पहले बैंक की हुई थी, ठीक है। अब यहां पर जो सेकंड एंट्री होगी ना उसमें बाद में बैंक की होगी, पहले पैसा मंगाया जाएगा। भाई ऐसा होगा ना, जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी तो क्या होगा, पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, लोग बाग लेकर आएंगे कि भैया हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए। तो कंपनी के पास आया पहले पैसा, फिर कंपनी देखेगी अच्छा इसका इतना पैसा है, तो वो सीधा उठाकर उसको उसके नाम पर चढ़ा देगी, उसको पैसा दे देगी और कहेगी कि भैया हमारी शेयर कैपिटल इतने रुपए की हो गई। अभी क्या होगा, दूसरी बारी में अब कंपनी कहेगी कि भैया लेकर आ जाओ पहले। तो कंपनी के पास आएगा पैसा, कंपनी पहले पैसा मांगेगी, फिर आएगा पैसा। तो इसकी अपोजिट है, इसकी बिल्कुल अपोजिट, रिवर्स, यानी कि ये वाली ऊपर और ये जो पहले थी वो बाद में। सेम इसके अंदर भी यही, ये वाली हमारी जो मांगने वाली है पहले और बैंक वाली बाद में। बस पहली एंट्री के अंदर ही, पहली जो एप्लीकेशन की एंट्री है उसी के अंदर बैंक की एंट्री ऊपर आएगी। क्लियर है मेरा पॉइंट? चलिए जी, इंस्टॉलमेंट भी आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। अब व्हेन शेयर आर इशूड टू पब्लिक, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट। जब भी हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। खास तौर पे जो एप्लीकेशन मनी हमने मंगाई थी वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। 5% सर किसका? फेस वैल्यू का 5%, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। कॉल्स आर मेड एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। इफ कंपनी डज नॉट हैज इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देन टेबल ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विल अप्लाई। अगर कंपनी का खुद का कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो बना हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की टेबल है उसको अप्लाई करें अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। कैसे? एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड बिटवीन कॉल्स, जितनी भी कॉल्स हैं उनके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है एप्लीकेशन का पैसा आज मंगाया, ठीक है, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो है आपका अलॉटमेंट का पैसा लेकर आ जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 महीने का, इनके बीच में 1 महीने का टाइम पीरियड, 1 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू। कभी भी कंपनी को अपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट, 3-4 इंस्टॉलमेंट जो भी मैंने बताई, उनका पैसा 25% फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं रखना, उसके अंदर रखना है, ठीक है, या उतना रखना है। नेक्स्ट आता है 14 डेज का नोटिस हमें देना पड़ेगा शेयर होल्डर को पेमेंट के लिए। अगर आप कंपनी किसी शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है तो कम से कम उसे 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। आज आपने कहा, कम से कम 14 दिन का समय उसके पास होना चाहिए। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो सर पार वाली सिचुएशन आपको समझ आ गई। पार में हमने 10 रुपए की चीज क्या करी थी, 10 में ही दी थी। लेकिन अब इसके अंदर एक और निकल कर आती है प्रीमियम। सर मेरा शेयर कंपनी का 10 रुपये, मेरी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो मैं तो पब्लिक से चार्ज करूंगी 10 + 2, यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू किसकी? शेयर की। और ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हूं सर, ये किस चीज के हैं? प्रीमियम। किसके? प्रीमियम के, ठीक है। अब प्रीमियम की कहानी देखते हैं। एट पार, अच्छा पहले पार, एट पार शेयर आर इशूड एट नॉमिनल फेस वैल्यू, जितने का होता है उतने में दे देते हैं, लेकिन इशू प्राइस, अच्छा इसकी एक एंट्री देख लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने बोला 2000 शेयर 10 रुपए का एक है,
इशूड एट पार, पार वाली सिचुएशन है, लमसम सारा पैसा एक साथ मंगा लिया, जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी सर बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सर अमाउंट कैसे डालें? तो सिंपल सी चीज बच्चों, कितने शेयर हैं? 2000, एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए, तो 2000 इंटू 10 कितना बैठता है? 20,000 रुपए। तो यहां डाल देंगे 20,000, 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000। तो ये होगी सर लमसम की एंट्री। एक एग्जांपल हमने करके देखा, अभी तक हमने जर्नल एंट्री बस थियोरेटिकली पढ़ी थी। चलिए समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, इन्होंने कहा है एट प्रीमियम शेयर इशूड एट वैल्यू मोर देन, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। जो भी प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है वो फेस वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू अगर चार्ज कर रही है तो इसका मतलब वो प्रीमियम ले रही है शेयर होल्डर से, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी एक्ट, ठीक है, इसको छोड़ो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रीमियम मनी कैन बी रिसीव्ड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम भी हम इंस्टॉलमेंट या फिर लमसम में, दोनों में से जिस भी तरीके से आप चाहो ले सकते हो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज अज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, इन बिकम ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो अब ये कहना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मान लो कोई एक शेयर 10 रुपए का है, अगर क्वेश्चन के अंदर बता दिया, क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि हम इस पे चार्ज कर रहे हैं 5 रुपए प्रीमियम, ठीक है, 10 का एक शेयर 5 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, कंपनी पैसा मांग रही है 5, 3, 2 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्वेश्चन में बता दिया कि कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर एसपीआर चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट पर चाहिए, ठीक है, या फिर किस पर चाहिए? लास्ट है हमारी फर्स्ट कॉल पर चाहिए एसपीआर। तो जिस पर भी कंपनी ने इसमें बोला, इसमें बोला, इसमें बोला, किसी में भी एक में बोला, तो आप उसके ऊपर चिपका देना 5 रुपए। मान लो फर्स्ट कॉल पे बोला 5 रुपए चिपका दो, तो फर्स्ट कॉल पर 5 रुपए आएंगे हमारे, किसके? फर्स्ट कॉल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम के। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इसको अलॉटमेंट पर चिपका देना, ये अलॉटमेंट पर आएंगे। ये पैसे आपको अलॉटमेंट वाली जर्नल एंट्री में दिखाने पड़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के, ठीक है सर, कर देंगे। सेकेंड, प्रीमियम अमाउंट इज पेबल विद एप्लीकेशन मनी। चलिए, अगर प्रीमियम अमाउंट हमारा एप्लीकेशन मनी के साथ ही आ जाए तो उसमें सर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल, पहली जर्नल एंट्री वही जो मैंने आपको बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है सर। दूसरी हमारी एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये थी हमारी विदाउट प्रीमियम वाली एंट्री, जो पार वाला केस था। अब इसके अंदर आ गया प्रीमियम, तो बस आपको नीचे एक चीज ऐड कर देनी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मान लो एक शेयर की कीमत 10 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम मांगा कंपनी ने, तो यहां पर आया कंपनी के पास 15 रुपए विद प्रीमियम। तो अगर कंपनी कहेगी टोटल 15 है, किस किस चीज के आए सर? 10 रुपए फेस वैल्यू के और 5 रुपए प्रीमियम के। इस तरीके से आपको दिखा देना है, सिंपल तरीका, सबसे सिंपल, ठीक है, दिखा देंगे सर। यहां पर भी जर्नल एंट्री हुई हो रखी है पहले से, आप देख सकते हो इसको। चलिए आगे चलते हो। प्रीमियम विद अलॉटमेंट मनी। अच्छा, प्रीमियम जो आना है वो अलॉटमेंट पर आना है, और मुझे यहां पर एक जर्नल एंट्री करके दिखानी है अलॉटमेंट की। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को बैंक वाली एंट्री में नहीं दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? शेयर कैपिटल वाली। हमेशा ध्यान रखना है, इसको गांठ मार के पॉकेट में रख लो या कहीं भी एक जगह लिख लो, क्या कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आएगा और बैंक वाली एंट्री में नहीं आएगा। तो चलिए अब अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारी कितनी कॉल्स होती हैं, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं? 3। पहली होती है एप्लीकेशन, दूसरी होती है अलॉटमेंट, तीसरी होती है फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन के अंदर जो हमें एग्जांपल दिया वो अलॉटमेंट वाला दे दिया, और प्रीमियम भी हमसे अलॉटमेंट पर ही मांग लिया। चलिए, इसके अंदर बोला है कि अलॉटमेंट पर 60,000 रुपए, प्रीमियम 10,000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी कि शेयर की जो कीमत है वो कितनी है? 50,000 प्लस 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब जर्नल एंट्रीज की क्या बननी चाहिए,
इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर कैसे? 60,000 बताए टोटल, जिसके अंदर 50,000 किसके? अलॉटमेंट के, और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब बात करेंगे सर बैंक की एंट्री की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आए कंपनी के पास? 60,000 और 60,000। ये दो एंट्री हमें अलॉटमेंट की यहां पर करके दिखानी थी। किसके केस में? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के केस में। तो कंपनी ने कहां पर पैसा मंगाया? ये रहा शेयर कैपिटल वाली एंट्री। क्लियर है? ये ड्यू की एंट्री में कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिखाया कि हमें इतना सिक्योरिटी प्रीमियम का भी चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। सर अब यहां पर एक नई चीज निकल कर आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो मैं तो इसे सिंपल सा एक सरल भाषा में कहता हूं, ये होता है पब्लिक का प्यार। ठीक है, ज्यादा कहां मिलता है? जहां प्यार ज्यादा होता है। कैसे? मान लो ये कंपनी ने मार्केट में इशू करे 1 लाख शेयर। अब ये पब्लिक खड़ी है दीवानों की तरह यहां पर शेयर परचेज करने के लिए। ठीक है, अब कंपनी ने कहा कि हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशन है देने के लिए, शेयर्स हम 1 लाख ही इशू कर सकते हैं। पब्लिक पागल हुई पड़ी है कंपनी के शेयर लेने के लिए, और 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पब्लिक ने भिजवा दी। तो यानी कि आपको सरल भाषा में क्या समझना है, कंपनी ने जितने इशू करे उससे ज्यादा सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन कह सकते हो आप, वो ज्यादा आ गई। सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स की आ गई तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितना करा उससे ओवर हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। बड़ा सिंपल है भाई, इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सर अब क्या करें जब ओवर हो गया? तो कितना ओवर हो गया? पहले तो ये देखो सर 20,000 शेयर ओवर हो गए, तो उसमें कंपनी क्या करेगी? या तो वो सारे के सारे शेयर रिजेक्ट कर देगी, या फिर सारे के सारे शेयर का पैसा किसी पर्टिकुलर कॉल पर एडजस्ट कर देगी। कंपनी कहेगी मैंने तुमसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया, कितना? 5, 3, 2। ठीक है, आपने मेरे पास यहां पर 1 लाख शेयर के पैसे भिजवाने थे, आपने भिजवा दिए 1,20,000 शेयर के। तो 20,000 शेयर के जो पैसे आपने एक्स्ट्रा भिजवा दिए, कोई बात नहीं, अगर मैं रिजेक्ट कर रही हूं, अगर कंपनी रिजेक्ट कर रही है तो या तो वो हाथ के हाथ सारा पैसा वापस कर देगी, और अगर वो रिजेक्ट नहीं कर रही तो उन 20,000 शेयर का पैसा पहले से ही एडवांस में एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट पर। वो कहेगी तुम अलॉटमेंट पर भी तो पैसे दोगे, तो क्यों ना इन 20,000 शेयर का पैसा मैं अलॉटमेंट पर अभी एडजस्ट कर दूं। ठीक है, सिंपल तरीका। अगर वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती तो वो ये कर सकती है, या फिर वो दोनों को भी एक ही उसमें कर सकती है। वो एक ही सिचुएशन में वो हो सकता है इसमें से 10,000 एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक के मुंह पे मारे फेंक के, लो भाई पकड़ो, मैंने कर दिया रिजेक्ट, या फिर 10,000 एप्लीकेशन का, इसके अलावा भाई 10 और 10 बीच भी तो होंगी ना, 10,000 का एडजस्ट कर दे। या तो वो एक एक काम कर सकती है, ठीक है, या फिर वो एक ही काम दोनों मिलाकर एक ही उसमें कर सकती है। ठीक है, तो अब इसके लिए सर क्या होता है वो देखेंगे, एंट्रीज वगैरह जो भी हमारी होंगी। तो डायरेक्टर में डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सिस एप्लीकेशन, in such case application money received from such applicants is returned to them in full। अगर वो सारा का सारा पैसा वापस कर रही है तो उस सिचुएशन में बताओ सर जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए। तो जर्नल एंट्री वैसे लिखी हुई है यहाँ पर, तो क्या बनेगी सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और पैसा वापस हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट। कंपनी के पास से जा रहा है तो हम क्या करके दिखा रहे हैं? क्रेडिट। बैंक जा रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट। सिंपल। बाकी एक पूरा क्वेश्चन करके देखेंगे, आप चिंता ना करो। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, लो 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। 1,20,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एक्सिस मनी पेड। तो अब यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुई है रिजेक्शन, एक्स्ट्रा मनी कंपनी ने पे कर दिया, यानी कि रिटर्न कर दिया। यहां पेड नहीं, रिटर्न होना चाहिए था, रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दिया। तो एप्लीकेशन पर आया। चलिए जी, अब बात करेंगे सीधा जर्नल एंट्री की। तो पैसा आने की एंट्री, जब एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास सबसे पहले,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट कैसे लिखोगे सर? 1,20,000 शेयर के पैसे आए हैं ना, 1,20,000 शेयर के पैसे आए हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसमें एक जीरो और जोड़ दो, तो 1 2 0 1 2 3 4, तो कितने हो गए? ये हो गए 1 10 100 0, 12 लाख रुपए। तो कंपनी के पास आ गए सर 12 लाख रुपए। चलिए अब कंपनी क्या करेगी? ये जो 20,000 शेयर के पैसे ज्यादा हैं इनको वापस करेगी। नॉर्मली हम जो एंट्री करा करते थे वो क्या होती थी सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होती थी हमारी नॉर्मल एंट्री। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर पैसा वापस कर रहे हैं तो टू बैंक और दिखा देना, ये होती है रिजेक्ट की एंट्री, जो पैसा हम वापस कर रहे हैं। तो पैसा कितने शेयर का वापस कर रहे हैं सर? जो एक्स्ट्रा 20,000 है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10, कितने रुपए वापस करें सर? सर 2 लाख रुपए वापस करें। रखे कितने फिर शेयर कैपिटल में सर? जो हमने मांगे थे 10 लाख वही रखे। टोटल कितने थे सर? 12 लाख रुपए। चलिए ये हो गई हमारी रिजेक्ट की एंट्री भी कंप्लीट। अब इसके बाद when issue is oversubscribed share may be at allotted on pro rata basis। बच्चों को नाम से घबराहट होती है, उल्टी आती, चक्कर आते हैं, ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है भैया। जिस केस के अंदर हमने दोनों चीजें अप्लाई कर दी, बैंक भी और मतलब बैंक इन द सेंस रिजेक्ट भी कर दिए और एडजस्ट भी कर दिए, वही तो प्रो रेटा अलॉटमेंट है, डरने की क्या जरूरत है? तो अभी करके दिखाते हैं इसको भी, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो। हाँ एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, ए ने अप्लाई करे 200 शेयर, कितने? 200 शेयर ए ने अप्लाई करे हैं, पेबल एज 2 रुपए 10 रुपए का एक शेयर, ही इज अलॉटेड 60 शेयर। सिर्फ इसको कितने अलॉट करे गए? 60 शेयर। अभी इन्होंने यहां पर ना रिजेक्ट के लिए कुछ नहीं बोला, रिजेक्शन के लिए नहीं बोला, इन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया कि इसको अलॉट करे गए हैं 60 शेयर। तो हम इस सिचुएशन में ना पता क्या करेंगे, इसका पैसा जो नेक्स्ट जो भी कॉल होगी उस पर एडजस्ट कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसे एडजस्ट कर देंगे। तो मैं इसकी ना एक वो बना देता हूं, मान लो कितने रुपए का? 2 रुपए का बता रखा है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, पहली कॉल पे मांगे 5 रुपए, फिर मांगे 3, फिर मांगे 2, ठीक है जी, ऐसे करके पैसा कंपनी ने मांगा। क्लियर है? अब चलते हैं इसके एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो लर्न होनी चाहिए आपको, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री इसके जस्ट बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर ये एक एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, एक एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। तो पहला ये जो बंदा है ए, इसने कितने शेयर के पैसे भिजवाए? 200 शेयर के, कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए। अच्छा पहले इन्होंने बता दिया 2 रुपए, तो हमें यही रखना पड़ेगा, इसको 2 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं 3, तो 2 रुपए भिजवा दिए। अगर मैं 200 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट को देखूं तो कितना हो गया? 200 इंटू 2, 2 दूनी 4, 400 भिजवा दिए। ठीक है, अब शेयर कैपिटल, अब यहां पर होगा सारा काम जो भी एप्लीकेशन पर होगा। अब 400 भिजवा दिए, एक्चुअल में इसको भिजवाने यानी कि कंपनी ने अलॉट कितने कर रखे हैं? 60 शेयर। अगर 60 शेयर के हिसाब से देखा जाए तो 60 इंटू 2 120 भिजवाने थे। कंपनी को भिजवा कितने रखे हैं इसने? 400। भिजवाने कितने चाहिए थे इसको? 120 रुपए। तो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कहां जाएगा सर? सीधा जाएगा सर वो कहां पर? हमारे अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 400 में से 120 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 280। चलिए जी 280 रुपए तो हमारे यहां पर आ गए, 280 आ गए यहां पर। क्लियर है? तो अब ये चेक कर लेते हैं, क्या ये 280 रुपए जो हमारा अलॉटमेंट है खपा सकता है? क्या इसके अंदर इतनी नीड थी? कभी पता लग रहा है 280 भी ज्यादा है। तो 60 शेयर के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं? 5 रुपए के हिसाब से सर बिल्कुल 300 रुपए। और हमने कितने रुपए डाल दिए एडवांस में? 280। यानी कि अब कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे अलॉटमेंट पर? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो इसे ही तो हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो एक एंट्री हमने कर ली यहां पर कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पर। इसकी कौन सी एंट्री होगी? अलॉटमेंट की। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? पैसा मंगाएगी। तो पैसा मंगाने के लिए
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए जी देखते हैं। सर कंपनी के हिसाब से कंपनी ने मांगे कितने रुपए? 300। कितने मांगे दिखाएंगे पूरा फेस वैल्यू के हिसाब से 300, लेकिन ऑलरेडी 280 हमारे पास आ रखे हैं, तो अब कंपनी को कितने रिसीव होंगे? 20 रुपए। ये है कहानी, बस और कुछ भी नहीं है। बस लास्ट एंट्री जो भी हमारी वो हम उस हिसाब से कर देंगे। हो गए 200 शेयर के पैसे बराबर। चलिए जी और चलते हैं आगे की तरफ। एक एग्जाम्पल और, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल लग रहा है। ठीक है, इसमें बोला है 60,000 शेयर 10 रुपए का एक। भाई कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 60,000। एक शेयर की कीमत 10 रुपए। कंपनी ने पैसे मांगे 2-4 और बाकी का बचा हुआ बैलेंस, यानी कि 60,000 शेयर 10 रुपए का एक, कंपनी ने पैसे मांगे 2-4, तो बचा हुआ बैलेंस कितना हो गया? 4। कॉल्स के इनके सबके नाम, इंस्टॉलमेंट के नाम मैंने आपको याद करवा ही दिए। इसको कहते हैं हम एप्लीकेशन, इसको कहते हैं हम अलॉटमेंट, इसको कहते हैं बच्चों हम फर्स्ट कॉल। भाई बैलेंस 4 ही तो हो गया ना, 4 2 6 4 10, टोटल 10 रुपए बराबर। अब एप्लीकेशन रिसीव हो गई 92,000 शेयर की, यानी कि पब्लिक का प्यार, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया भाई, शेयर हो गए तो कोई बात नहीं। अलॉटमेंट टू ऑफ शेयर एज, अब कंपनी ने कैसे अलॉट करे? तो भैया देखो सीधी सी बात है, कंपनी ने 60,000 करे थे इशू, कंपनी देगी 60 ही, चाहे 92 आ जाए, 92 लाख शेयर आ जाए। तो कंपनी ने कहा मैं 3 कैटेगरी बना देती हूँ इसकी, 1 2, तीसरी तो कुछ आई नहीं, वो तो रिजेक्ट ही कर दी है। कंपनी ने कहा जिस एप्लीकेंट ने मेरे से 40,000 शेयर मांगे ना, मैं उसको पूरे पूरे 40,000 दे रही हूँ। कंपनी ने कहा जिसने मेरे से 50,000 शेयर मांगे ना, उसका मैं 40% दे रही हूँ, यानी कि 4 पंजे 20,000 शेयर दे रही हूँ। और जिसने मांगे मेरे से 2,000 शेयर, मैं उसको दूंगी नील बटे सन्नाटा, 40 और 20 60। तो ये कौन से शेयर थे? सर ये अलॉटेड थे, ये शेयर थे हमारे अलॉटेड, यानी कि कंपनी ने 60 इशू करे और 60 ही अलॉट करे। और पब्लिक ने कितने मांगे? देखो 40 50 और 2 92, मांगते रहो 92,000। तो कंपनी ने क्या करा? रिजेक्ट भी करा और एडजस्ट भी करेगी इस बार कंपनी। क्या करेगी? एक्स्ट्रा शेयर का पैसा एडजस्ट भी करेगी। अब एक्स्ट्रा शेयर का कितना पैसा एडजस्ट करेगी और कितना रिजेक्ट करेगी, सर हमें कैसे पता चलेगा? तो सर 2,000 तो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है। टोटल 92,000 शेयर थे, तो 2,000 रिजेक्ट हो गए, 60,000 ही कंपनी अलॉट कर रही है, तो बचे कितने? 30,000। तो उन 30,000 शेयर का पैसा कंपनी क्या करेगी? एडजस्ट। यही तो प्रो रेटा अलॉटमेंट है सर, प्रो रेटा अलॉटमेंट। इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको डराते हैं कैसे? पहली एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए जी पहली एंट्री कर दी, इसके तुरंत बाद इसकी दूसरी एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो ये प्रोरेटा का क्रियाक्रम है ना, पहली एंट्री में हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। सर कैसे? सर ऐसे, हमने यहाँ पर जो रिजेक्ट करे वो भी हमें यही दिखाने पड़ेंगे, और जो हमारे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहे हैं वो भी हमें यही दिखाने पड़ेंगे सर, वो भी हमें यही दिखाने पड़ेंगे। अब ये देखो पैसा कितना आया सर, 92,000 शेयर का पैसा आया, मल्टीप्लाई बाई 2, 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 नी 18, कितने रुपए आ गए बच्चों? 1,84,000, 1,84,000 आए, 1,84,000 आए। अभी 1,84,000 में से हुआ क्या क्या? कंपनी ने कहा भैया मेरा शेयर कैपिटल में तो सिर्फ कितना डालूंगी मैं? जितने मैंने इशू करे। इशू कितने करे? 60,000। मांगे कितने? एप्लीकेशन पे 2 रुपए, 6 दूनी 12, 1,20,000 कंपनी ने क्या कर दिया? अपने शेयर कैपिटल में डाल दिया कि भैया जो इशू करा मैंने अपना रख लिया। बात आती है बैंक की, जिन पब्लिक के मुंह पे फेंक के मारे वो कितने थे? 2,000। तो 2,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 4,000 रुपए लौटा दिए। अभी कितने थे एक्स्ट्रा हमने निकाले थे जो एडजस्ट हुए थे एप्लीकेशन के टाइम पर? सर वो थे हमारे 30,000। तो 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपए। ऐड करके देख लेना, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा होगा। हो गया प्रो रेटा अलॉटमेंट। उसके बाद क्या है? उसके बाद सेम वही, कंपनी सेकेंड एंट्री में पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और दूसरी एंट्री बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी मांगेगी पैसा अलॉटमेंट का, कितने रुपए? 4 रुपए। कितने शेयर के? 60,000 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए बने। लिख दो, कंपनी ने मांगे 2,40,000 रुपए, लिख दिया 2,40,000, ये मांगे कंपनी ने। अब हुआ क्या सर, कंपनी के पास 60,000 पहले से ही आ रखे हैं, ये देखो एडवांस में 60,000 रुपए, 2,40,000 में 60,000 को निकाल दो, कितना बचा? 1,80,000। दिखा दो अब कितना आएगा, 1,80,000। बस खत्म। लास्ट एंट्री तुम खुद कर लेना, समझदार बच्चे हो। चलो मैं एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं इसको। लास्ट एंट्री क्या होगी हमारी, कितने रुपए? 4 रुपए। तो दिखा कौन से नंबर के देख लेना अपने हिसाब से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी पैसा आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां तो किसी तरीके का कोई मतलब हमने कुछ करा ही नहीं है एक्सपेरिमेंट, तो बस 4 रुपए सीधे सीधे, 6 चौक 24, 2,40,000 मांगे और 2,40,000 आए, 2,40,000 आए, ये हो गए रिसीव। खत्म, पूरा एग्जाम्पल करा दिया। बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। साइड हो जाता हूं, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूरा का पूरा, कहीं से भी कुछ भी उठकर आ सकता है। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा शेयर चैप्टर की, एक एक करके। हमने कितनी चीजें सीख ली, ध्यान है आपको? पहले मैंने सारी की सारी थ्योरी के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको पार, प्रीमियम ये भी बताया, कंपनी के लमसम और इंस्टॉलमेंट ये भी बताया, इंस्टॉलमेंट के नाम बताए आपको, जर्नल एंट्री करके दिखाई, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये बताया। तो इन सारी चीज़ों को ना दोबारा से अगर चाहो तो वीडियो को दोबारा चलाकर एक बार देख लेना, है कॉन्सेप्ट ही, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए बात आती है सर अंडर सब्सक्रिप्शन की। तो आधे बच्चे तो समझ गए होंगे अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या। तो भैया जो ओवर सब्सक्रिप्शन उसका छोटा भाई अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो कंपनी ने मार्केट में कुछ शेयर इशू करे, लगभग 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ इनमें से 90,000 शेयर ही खरीदे, तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है भाई, जितने कंपनी ने इशू करे उससे कम पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं ना, 10,000 कम ही करें, 90,000। तो इसमें तो जितने सब्सक्राइब हुए हैं हम उस हिसाब से कहानी चलाएंगे। बट याद रहे 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है पहले ही, आपको अभी थ्योरी में बताया था 90% कम से कम होना चाहिए, तो ही कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। वैसे आपको सारे क्वेश्चन 90% वाले दिए होंगे। चलिए, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को जितने शेयर और उससे कम खरीदे जाए पब्लिक के द्वारा, ठीक है, कंपनी पब्लिक के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये थे शेयर अप्लाइड और ये शेयर ऑफर्ड। तो ऑफर है 1 लाख और सब्सक्राइब यानी कि 90,000 पब्लिक ने अप्लाई करें। क्लियर? आगे चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर। एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड एज अलॉटमेंट इज मेड फुल टू ऑल एप्लीकेंट। तो बस आपको फोकस किस पे रखना है, जो पब्लिक अप्लाई कर रही है उस पर, जो कंपनी ने ऑफर करे उस पर नहीं रखना, सिर्फ इस पर, इस 90,000 पर इस पे दिमाग लगाकर चलो, पूरा क्वेश्चन इसी के हिसाब से सॉल्व कर देना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सर प्रिपरेशन करने के लिए बोल दी जाए, कैश बुक बनानी है हमें, तो ध्यान रखना जितनी भी मैंने अभी बैंक की एंट्री कराई है ना, जितनी भी बैंक की एंट्री कराई है, ये रही सर पहली बैंक की एंट्री, और सर दूसरी बैंक, एक बैंक की एंट्री यहाँ भी आ रही है, ठीक है, दूसरी बैंक की एंट्री, और कहाँ है सर तीसरी बैंक की एंट्री, और कहाँ है सर, और कहाँ है सर ये रही बैंक की एंट्री, ठीक है। ये 4-5 जितनी भी एंट्री है ना, ये सारी की सारी कैश या बैंक अकाउंट के अंदर होंगी, इसकी जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा जो बची हुई एंट्रीज है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो वो हमें उसी तरीके से करनी है जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाई है अपनी जर्नल के अंदर। कैश बुक में सिर्फ बैंक वाली एंट्री आ जाएंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, कॉल सिनेरियर क्या होता है सर। कॉल सिनेरियर बड़ी मजेदार चीज है, इसमें होते हैं नलायक, कुछ नलायक। मान लो कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपये, कंपनी ने मांगे 5, कंपनी ने मांगे 3 रुपये यहाँ, कंपनी ने मांगे 2 रुपये यहाँ। अब ये एक नलायक किस्म का इंसान जिसने एप्लीकेशन भेजी कंपनी को,
और पैसा भेजा 5 रुपये। इसको कंपनी ने शेयर दे दिए कि चलो भैया हमने तुम्हारे नाम पे शेयर लिख लिए हैं, इसका नाम है रामू। रामू हमने तुम्हारे नाम पर शेयर लिख लिए हैं, अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी कंपनी मंगाएगी अलॉटमेंट का पैसा लेकर आ जाना। क्या लेकर आ जाना? अलॉटमेंट के 3 रुपये लेकर आ जाना। ठीक है, तो रामू ने कहा ठीक है सर लेकर आ जाऊंगा। कंपनी ने 1-2 महीने बाद 3 रुपये मंगाए, रामू लेकर पहुंच गया, दे दिए। फिर कंपनी ने कहा ठीक है रामू, अब लास्ट कॉल रह गई है हमारी, लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई है 2 रुपये, तो प्लीज जब भी हम पैसा मंगाए तो लेकर आ जाना। तो रामू नहीं पहुंचा इस पैसे को लेकर। तो जब कभी इंस्टॉलमेंट में से किसी भी एक पर्टिकुलर कॉल का पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं देकर आता, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। अरे छोरी के हो गया भाई। तो इफ आ शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स, द अमाउंट नॉट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। किसी कॉल पे मंगाया गया पैसा और शेयर होल्डर नहीं लेकर पहुंचा, नहीं देकर आया, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन। अच्छा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है ओपन करना नहीं करना, उसका क्या सीन है तो देख लो। अंडर दिस एनी बैलेंस विच इज नॉट रिसीव्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब भी हमें किसी कॉल का पैसा रिसीव नहीं होता तो हम उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर दिखा देते हैं। कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा अभी, बस ध्यान रखें। जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, जैसे लास्ट कॉल के फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव नहीं हुए ना, तो वो किस में दिखाने हैं हमें? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाने हैं। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट हैज बीन डेबिट बैलेंस एंड व्हेन अ ड्यू अमाउंट इज रिसीव्ड इज क्रेडिटेड। चलिए वो बात की बात है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने मांगे 20,000 रुपए, जिसमें से 1,000 रुपए का हो गया एरियर। कंपनी को रिसीव हुए सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए, ये रिसीव हुआ, ये एरियर हो गया, कंपनी ने मांगे इतने। तो जर्नल एंट्री में किस तरीके से दिखाना है, हमेशा ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर, जैसे मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा कौन सी एंट्री के अंदर आएगा? शेयर कैपिटल वाली। कौन सी? शेयर कैपिटल। और जो भी कॉल्स इन एरियर होगा वो कौन सी एंट्री में आएगा सर? बैंक अकाउंट वाली एंट्री में, बैंक अकाउंट, और हमेशा डेबिट होगा जब जब पैसा नहीं आएगा। तो सर कंपनी को कितना रिसीव हुआ? 19,000, ये आए, तो कंपनी ने दिखाया बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपए। कितने नहीं आए? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट सर 1,000 रुपए नहीं आए। और कंपनी ने मांगे कितने थे शेयर कैपिटल के हिसाब से? सर 20,000 रुपए। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट की एंट्री में हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट साइड ओपन करके दिखा देते हैं जितने रुपए नहीं रिसीव हुए। बाकी एग्जांपल आएगा कोई तो करके दिखाता हूं मैं। चलिए जी, अभी पहले कॉल्स इन एडवांस भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही एग्जांपल देख लेंगे और कहानी खत्म करेंगे अपनी। सर कॉल्स इन एडवांस क्या है? ये जब कभी कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगाती है तो कुछ शेयर होल्डर क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, अच्छे। तो वो क्या करते हैं? एप्लीकेशन के टाइम पर तो जो भिजवाया उन्होंने भिजवाया, जब कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट का तो उन्होंने कहा अरे यार एक काम करो, तुम मेरे से फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडवांस में ले लो, एडवांस में ले लो। इसे कहते हैं बच्चों कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब कभी कोई शेयर होल्डर अपनी किसी कॉल का पैसा एडवांस में कंपनी को पे कर देता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसके अंदर कंपनी एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द अलॉटेड शेयर अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट मेड, जो पैसा भी कंपनी ने मांगा भी नहीं और शेयर होल्डर ने उसे एडवांस में दे दिया तो उसे हम डालते हैं कॉल्स इन एडवांस की कैटेगरी में। एंट्री रिकॉर्ड टू दिस, अब हमने कॉल्स इन एरियर को क्या करा था? बैंक अकाउंट वाली एंट्री में, जो हमारी बैंक अकाउंट वाली एंट्री थी उसमें हमने कॉल्स इन एरियर को करा था डेबिट। तो इसी का ही छोटा भाई है ये, किसका? एरियर का ही छोटा भाई है एडवांस, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। लिख कर याद कर लो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एरियर और एडवांस में। एडवांस क्रेडिट, एरियर डेबिट, एरियर डेबिट, एडवांस क्रेडिट, इस तरीके से इसको याद कर लो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एंट्री मैंने आपके सामने कर रखी है बैंक। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। अब कभी कभी क्या होता है, कंपनी ना कैश के बदले, मतलब जो शेयर इशू करती है वो या तो किसी एसेट को परचेज करने के लिए करती है या फिर किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए करती है। तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको एसेट वाली एंट्री। एसेट अगर वो परचेज कर रही है तो उस सिचुएशन में क्या करेगी? परचेज ऑफ एसेट। तो सिंपल, जो एसेट, अगर उसने फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर
अकाउंट डेबिट, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया सन्ड्री एसेट। टू, जिससे वो परचेज कर रही है, मान लो रामू से कर रही है, ठीक है, रामू से कर रही है, तो ये पहली एंट्री एसेट परचेज करने की, जिससे करा है उसका नाम और जो एसेट परचेज करी है वो डेबिट क्योंकि एसेट आ रही है, और क्रेडिटर बन रहा है यहां पर एक हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो रामू क्रेडिट, सिंपल। नेक्स्ट, परचेज अगर किसी का बिजनेस कर रही है पूरा का पूरा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जो भी एसेट है उसको डेबिट करेंगे, जो भी लायबिलिटी, क्योंकि जब बिजनेस होता है तो उसके अंदर लायबिलिटी और एसेट दोनों ही मिलती है ना, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी आपने पढ़ाई है। तो अगर कोई बिजनेस परचेज करा जा रहा है तो एसेट अकाउंट को डेबिट, जो एसेट आ रही है, साथ ही साथ लायबिलिटी भी आ रही है, जिस वेंडर से वो हम परचेज कर रहे हैं वो। अब होगा क्या, अब ध्यान से समझना, हमने एसेट को क्या कर दिया, जो एसेट थी, जितनी भी एसेट है सबको डेबिट। टू, लायबिलिटीज, भैया ऐसे बिजनेस खरीदेंगे तो लायबिलिटीज भी साथ ही साथ आएंगी। रामू से खरीदा है तो टू रामू, रामू को एक हमारा क्या है बन गया क्रेडिटर, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप इस साइड और इस साइड को टोटल करेंगे और देखेंगे कि जो बैलेंस है इस साइड का अगर ज्यादा है, इस साइड का अगर कम है, बैलेंस बच रहा है इस तरफ जितने भी रुपए, तो उसे दिखा दोगे आप कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। और अगर कैपिटल, दोनों में से एक ही चीज आएगी, अब मान लो कैपिटल रिजर्व यहां नहीं है, इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का कम है, तो बैलेंस इस तरफ बच रहा है, तो आप उसको दिखा दोगे कंपनी की गुडविल के नाम से, ठीक है। लेकिन होगी दोनों में से एक ही चीज, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही एक क्वेश्चन के अंदर हो, बैलेंस एक ही तरफ बचेगा, या तो ऊपर या नीचे। जिस तरफ अगर नीचे बच रहा है क्रेडिट साइड बच रहा है कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड बच रहा है गुडविल, सिंपल, ठीक है। चलिए एंट्री मैंने यहां करके दिखा रखी है ऑलरेडी, और आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 14 आ जा भाई, कहां रह गई, ये रही, शेयर्स टू प्रमोटर। अभी मैंने जो प्रमोटर्स हैं इनका नाम सबसे पहले लिया था इस चैप्टर के अंदर, आपको याद होगा, सबसे पहला नाम लिया था प्रमोटर्स का, मतलब कंपनी की डिटेल्स देने के बाद। अब प्रमोटर कौन थे याद है ना आपको, वहां टाटा जी का नाम लिया था। जिस बंदे के पास आइडिया है कि मैं इस आइडिया से एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता हूं, वही प्रमोटर है, वही प्रमोटर है। बाकी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, मानते हैं, ठीक है, पैसा उनका लगा हुआ है, लेकिन प्रमोटर का सबसे बड़ा रोल है। अगर यही ना हो तो कंपनी बनेगी कैसे, खड़ी कैसे होगी। तो यहां पर समटाइम्स कंपनी क्या करती है, अपने प्रमोटर्स, ये जो प्रमोटर्स है ना, इनको भी शेयर्स दिए जाते हैं फॉर देयर सर्विस। तो यहां इनसे पैसे नहीं लिए जाते, इनकी सर्विस के बदले आइडिया दे रहे हैं, कंपनी चलाने के तरीके बता रहे हैं, तो भैया काम तो कर रहे हैं ना ये भी, तो इनकी सर्विस के बदले इनको शेयर्स दे देती है स्टेटेड एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और उसको कंपनी किस कॉस्ट में लेती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में, और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में, दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। अगर इसकी जर्नल एंट्री करी जाए इनको शेयर इशू करने की, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी की जेब से अब कैश नहीं जा रहा, बैंक नहीं जा रहा, शेयर से जा रहे हैं, तो वो कंपनी किस नाम से दिखाएगी, शेयर कैपिटल के नाम से। तो चलिए बच्चों, सारी चीजें अगर आपको समझ आ रही हैं तो बस हमारे चैप्टर का बिल्कुल एंड पड़ाव चल रहा है, खत्म पे ही है, लास्ट के 2 टॉपिक और रह गए, इनको और समझ लो, पूरा चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद हम ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसकी थ्योरी। बात आती है सर 4 फीचर ऑफ शेयर की, तो ये 4 फीचर ऑफ शेयर क्या है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा दोबारा से इस टेबल को बनाकर 5 3 2। हालांकि एक लफ्ज में समझा सकता हूं, मैं बता भी चुका हूं आपको, शेयर को छीनना उसे हम 4 फीचर कहते हैं, लेकिन मैं आपको तरीके से बताऊंगा। मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, इसने शेयर परचेज करे, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि इसका यहां पर क्या हो गया, एरियर। जैसे ही इसका एरियर हुआ, तुरंत कंपनी ने इसके एरियर के बाद यहां पर इसके शेयर कर लिए फोरफीट। ये कंपनी के पास पूरा हक होता है। जो व्यक्ति इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रहा, शेयर फोरफीट कर लो, लेकिन उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक नोटिस टाइम होता है उसका, ठीक है। अगर उस टाइम तक उसने पेमेंट कर दी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करी तो उसके शेयर छीन लो। अब सर शेयर छीनना, शेयर तो उसके पास है, तो क्या उसके घर जाकर छीने जाएंगे? नहीं बेटा, अपनी कंपनी की किताब में से उसका नाम काट दिया जाएगा। अब उसके शेयर की कोई कीमत नहीं बची, वो एक कागज का टुकड़ा है उसके पास, ठीक है। अब शेयर फोरफीचर कहते हैं इसको। इट मींस कैंसिलिंग, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया सर हमने अपनी किताब में से, कैंसिल द शेयर ऑफ नॉन पेमेंट। क्यों करें सर, उसने पेमेंट ही नहीं करी,
क्योंकि जो उसकी कॉल्स ड्यू थी उसका पैसा हमने उससे मांगा, उसने दिया ही नहीं। इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे कॉल मनी, अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता कॉल के, द कंपनी में एक्साइज द पावर, कंपनी के पास पूरी पूरी पावर है, उसके शेयर फोरफीट कर लेगी। एक 14 डेज का नोटिस पीरियड पहले उसको दिया जाएगा कि भैया या तो पैसे दे दो, अदरवाइज हम तुम्हारे शेयर कैंसिल कर देंगे। अगर वो कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंपनी उसके शेयर फोरफीट कर लेगी। ऑन फोरफीचर पे क्या होगा? द शेयर इज कैंसल एंड टू डेट एक्सटेंड द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस। अब जैसी कंपनी ने उस व्यक्ति के शेयर कैंसिल करे तो यहां पर जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, यानी कि शेयर से इकट्ठा करा गया जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों सर? इसलिए हो जाएगा बेटा, हम तो मानकर चल रहे थे ना हमारे 10 रुपए आएंगे, लेकिन आए कितने? 8 रुपए, 2 रुपए तो अभी और भी नहीं आए, तो इसलिए कंपनी ने क्या कर लिए, ये वहां पर क्या हो गया? कंपनी के शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई। अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इज नॉट रिटर्न, और ये जो पैसा इसने दे रखा है ना इसको वापस भी नहीं मिलेगा। 8 रुपए जो कंपनी के पास आ रखे हैं ना, कंपनी वापस नहीं करती इसको। द अकाउंट शोइंग अनपेड कॉल इज ऑल्सो कैंसल्ड बाई पासिंग रिवर्स एंट्री। वो अभी देखते हैं हम क्या करना है इसका, ठीक है। ये तो पता लग गया कि हाँ ये वापस नहीं होंगे। चलिए अब यहां पर एंट्री क्या होगी सर? एंट्री बड़ी सिंपल है, जो हमारी शेयर फोरफीचर की होती है, तो यहीं पर करके दिखा देते हैं शेयर फोरफीचर की एंट्री। हालांकि मैंने कर रखी है, मैं देखो दोबारा इसलिए बताता हूं आपको सही से समझ आ जाए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यही बात तो यहां पर बोली थी इन्होंने कि जो हमारी शेयर कैपिटल है वो कम हो गई, तो शेयर कैपिटल कम हो रही है तो उसको हम करेंगे डेबिट टू शेयर फोरफीचर। हमने शेयर फोरफीट करे सर, किसकी वजह से करे? टू सर कॉल्स इन एरियर, पैसा नहीं दिया था इसने, नालायक ने। तो इसने कितने रुपए नहीं दिए? एरियर सर 2 रुपए का। हमने इसके कितने रुपए छीन लिए? सर 8 रुपए छीन लिए। टोटल इसके शेयर की कैपिटल थी कितनी? शेयर की वैल्यू थी कितनी? सर 10 रुपए। सिंपल एंट्री फोरफीचर की, ठीक है। अब यहां पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड भी बात आएगी, वो शायद नेक्स्ट स्लाइड पर है, देखते हैं। नोट, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन देन रेस्पेक्टिव कॉल्स इन विच अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड इज मेंशन। तो इन्होंने ये बोला है यहां पर, अगर आप चाहो, या क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह जिस कॉल पर ये एरियर हुआ है सीधा उसका नाम लिख दो। तो कौन सी कॉल पर एरियर था सर? ये था फर्स्ट कॉल पर, तो फर्स्ट कॉल टू फर्स्ट कॉल। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं तो भी कोई गलत नहीं काटेगा। एरियर मत दिखाओ, मत करो ओपन, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं सर लास्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट कहानी है भैया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है प्रीमियम वाली। तो सर ये प्रीमियम का क्या सिनेरियो है? तो प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। अगर कंपनी ने कोई शेयर मार्केट में इशू करे, ठीक है, मान लो यही दिखा देता हूं मैं, 10 रुपए का शेयर, कंपनी ने पैसे मांगे 5, 3, 2। अब कंपनी इसको चाहती है 5 रुपए प्रीमियम पर मार्केट में सेल करा, और प्रीमियम मिल रहा था हमें यहाँ पर, उसने शेयर होल्डर ने ये पैसे भिजवाए, ये नहीं भिजवाए, यानी कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो पैसा था वो आ चुका है। प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो गया तो कंपनी शेयर फोरफीचर की एंट्री में इसको छुपा लेगी। जो फोरफीचर की एंट्री करी थी ना अभी हमने यहाँ पर, ये वाली इसमें कहीं नहीं दिखाएगी अगर रिसीव हो गया तो। और अगर वो शेयर प्रीमियम पर ही उसने करे हैं, नॉर्मल है तो ऐसे ही रहेगा, और अगर प्रीमियम पर है और रिसीव हो गए तो भी क्या होगा? ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर गलती से उसने एरियर यहां पर कर दिया, यानी कि इसको तो अभी पहुंचे ही नहीं यहां तक, उसने शेयर होल्डर ने ये वाले पैसे ही नहीं दिए, यानी कि कंपनी को पीआर का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो कंपनी उसको फोरफीचर में दिखा देगी। प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बी रिसीव्ड, कंपनी इतनी चालू है इसको दिखाएगी कि ये पैसे इसने नहीं दिए। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। एंट्री क्या बनेगी सर? अगर हमारी नॉर्मल एंट्री है जहां पर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो रहा है, तो जो अभी मैंने पीछे करके दिखाई थी वही, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। एरियर कितने का था सर? 2 रुपए का। और फोरफीट कितने रुपए करे हमने? फोरफीट कितने करे थे? 8 रुपए। और टोटल शेयर की कैपिटल कितनी थी सर? 10 रुपए। अभी क्या हुआ? कंपनी को रिसीव नहीं हुए किसके? प्रीमियम के पैसे। तो प्रीमियम के कितने पैसे रिसीव नहीं हुए सर? पूरे 5 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो कंपनी दिखाएगी इसको डेबिट साइड, सर 5 रुपए तो प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए, ये प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। मंगाया गया लेकिन लेकर नहीं आया, दिया नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। शेयर कैपिटल में वही सर 10 रुपए, 10 और 5 15 पूरे हो गए। कॉल्स इन एरियर, जो पैसे
हमारे एरियर के हैं, जैसे ये कितने रुपए एरियर के हैं, 3 और 2 5, 5 रुपए एरियर में दिखा दो, ये क्रेडिट, और यहाँ पर आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अमाउंट। फॉरफिट कितना कर लिया कंपनी ने, 5, ठीक है। तो 5 5 10, 10 5 15, लेकिन इसके अंदर 10 रुपये दिखाने पड़ेंगे, हाँ यहाँ 10 दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना 5 3 8 2 10, ठीक है ठीक है। तो एरियर में 10 रुपये, बाकी हमारा जो फॉरफिट करा है कंपनी ने, जितने रिसीव हो गए उतने फॉरफिट कर लिए, और बाकी ऊपर हमने दिखाई दी है। तो ये हो गई सर फॉरफीचर की एंट्री, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता, ठीक है। और जिसमें रिसीव हो जाता है वो ये वाली थी। अब आते हैं सर जो फॉरफिटेड शेयर हैं, कंपनी उसको अपने पास सजा के तो रखेगी नहीं, उसको तुरंत मार्केट में क्या कर देगी कंपनी, री इशू, ठीक है, री इशू कर देती है। अब री इशू या तो वो डिस्काउंट पे कर दे, या फिर जितने का शेयर था उतने में ही कर दे, या उस शेयर को प्रीमियम पर कर दे। ये कंपनी की इच्छा है, ये कंपनी जो चाहे वो कर दे। अगर सर डिस्काउंट पे करती है तो कितना डिस्काउंट दे सकती है, मैक्सिमम जितना उसने फॉरफिट करा है। तो फॉरफिट उसने कितना करा है, अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर एंट्री के अंदर, फॉरफिटेड शेयर अमाउंट 5 रुपए फॉरफिट करे ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए बस। पार पे तो पार है ही सर, कोई डिस्काउंट बनता ही नहीं। और अगर प्रीमियम है तो भी डिस्काउंट नहीं बनता, फिर एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी। हो सकता है 10 का शेयर 15 में दे रही हो, 5 रुपए प्रीमियम का, ये वाला 5 रुपए प्रीमियम का। क्लियर है मेरी बात। ये कंपनी की मर्जी है, वो कंपनी कुछ भी करना चाहे, ठीक है। पार पे कर रही है अगर री इशू, तो क्या करनी है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर। ध्यान रहे ये शेयर फॉरफीचर जहां लिखा हुआ है ना, यहां पर आएगा हमेशा डिस्काउंट, यहां पर आएगा डिस्काउंट। हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप, जो भी कंपनी के पास आ रहा है टोटल शेयर का पैसा वो। अगर कंपनी प्रीमियम पर रीइश्यू कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ये शेयर फॉरफीचर हट जाएगा। सेकंड एंट्री में देखो डेबिट साइड जो शेयर फॉरफीचर था ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अब तो प्रीमियम पर रीइश्यू करें, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलिए बच्चों, चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट, सारी थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें मैंने करा दी हैं। अब इस चैप्टर का बचा है लास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।